नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव है उस पर अब की बार पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की नज़र है, लेकिन रोहतक लोकसभा का चुनाव कई मायने में अपने आप अलग हो जाता है, क्योंकि ना केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साख यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, बल्कि जैसे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रत्येक गाँव की जनसभा में ये बात कह रहे हैं कि ये ना केवल रोहतक लोकसभा का बल्कि ये चंडीगढ़ की जो कुर्सी है वहाँ तक जाने का ये चुनाव है। डॉक्टर सुभाष यादव हमारे साथ हैं, जो कि कोसली की राजनीति का पूरा अनुभव रखते हैं और पूरा सारा डाटा है वो इनके पास है। तो आज डॉक्टर साहब से ख़ास तौर से कोसली के बारे में है, जो बाकी 8 हलके हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कोसली ने जो पिछली बार 74,500 से जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था, तो पूरे 5 साल से कोसली का जिक्र है वो रोहतक लोकसभा में कभी भी गौण नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपको और आपके दर्शकों को अलावा जी 90 डिग्री चैनल को जी। मेरा पहला सवाल है सर, पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि कोसली का मिजाज क्या है, और सबके मन में एक सवाल उठता है कि क्या कोसली का मिजाज 75,000 से 1 लाख की तरफ तो नहीं है? क्या कोसली का मिजाज 74 से कम हुआ है? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? कोसली का मिजाज की है जी, कोसली का मिजाज के 137 गांव हैं जी, जिसमें 7 जाटों के बाहुले, 7 ठाकरों के, बाकी अहिर बाहुले गांव हैं। पिछले बार 74,900 से अरविंद शर्मा को जिताया था। हल्के की अब के पीछे ये थी कि हम नरेंद्र मोदी को ही वोट दें, क्योंकि कोसली इलाका जो है वो एक सैनिक बाहुल्य इलाका है जी। लेकिन पिछले 5 साल में अरविंद शर्मा जी ने जो कोई भी बहाना बनाया हो, उसने कोसली को संभाल के नहीं रखा। नहीं उसने कोसली के अंदर अपने दरबार लगाए। कोसली की जनता इतनी समर्थ नहीं है, नहीं उनके पास समय कि रोज़ दिल्ली जा सकते हैं। कुछ लोग दिल्ली जाने वाले होते हैं। दूसरी बात ये थी कि अरविंद शर्मा ने कोसली में हर हफ्ते दरबार की कही थी, जो नहीं लगा पाई। इसलिए लोगों का मन जो दीपेंद्र की तरफ कोसली हल्के का हुआ है वो अरविंद शर्मा के कारण हुआ है। कितना फ़र्क पिछली बार से बदलाव है आप महसूस कर पा रहे हैं अब की बार? पिछले बार के फ़र्क में और अब के फ़र्क में जी, एक्चुअली में कोसली से 25 से 30 हज़ार का लगभग फ़र्क रहेगा जी। फ़र्क रहेगा। जहाँ 74 से थे तो अब की बार 45 या 50 से हार माने? हाँ जी, 45 या 50, 25,000 से जीत हो सकती है। जीत की तरफ आप कह रहे हैं? अरविंद शर्मा जी की लीड है 25,000 की। 25,000 की जीत है, एग्जैक्ट रिपोर्ट है। इसमें अगर आगे ऐसा भी हो सकता है दीपेंद्र लीड की तरफ आप आए? दीपेंद्र लीड की आज जो वोट बैंक है वो वोट बन चुका है। जो दीपेंद्र हुड्डा की टीम जो लगी हुई है, इसमें 2 नुकसान हो सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी उनकी तरफ ध्यान दे लें तो ये लीड बढ़ सकती है। दीपेंद्र हुड्डा जी के जब जो प्रोग्राम रहते हैं, इन प्रोग्रामों में सटेज को बाहरी लोग कवर करके बैठ जाते हैं, दीपेंद्र जी से रूबरू नहीं हो पाते। उससे भी वोट % घट रहा है। एक दायरा होना चाहिए। दायरा होना चाहिए। हम आज गुड़गांव से आ रहे थे, हमने एक नेताजी की सभा देखी। उस नेताजी की सभा में उसने ये बोला था, गांव वाले आगे, आने वाले पीछे। तुम पूरा दिन से सुबह से मैं गांव वालों से मिलने आया उन्हें कि तुम तो सब दिन साथ हो। अगर इस बात पे दीपेंद्र हुड्डा जी गौर कर लेते हैं, बाहर के जितने लोग आते हैं वो दूसरी तरफ हो जाए, तो दीपेंद्र हुड्डा की 5 से 10% वोटें और बढ़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खास तौर से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अरविंद शर्मा का ग्राफ जो कोसली में गिरा, उसमें क्या कारण मुख्यतः आप मानते हैं? मुख्यतः क्या हुआ जी, अरविंद शर्मा ने सरेआम 3-4 बयान दिए कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं मानते, पहला बयान। दूसरा बयान कि एक मुख्यमंत्री की सभा में अरविंद शर्मा को मेन स्टेज पे कुर्सी नहीं देना, अब नीचे कुर्सी पे बैठा दिया गया जी। और पंडितों में जो विरोध है, पिछली बार 90% पंडितों ने कोसली को अरविंद शर्मा की वोट दी थी। पहरावर की ज़मीन के ऊपर जब रोड़ा हुआ है, और कुछ मनोहर लाल जी ने कहा था मैं फरसे से काट देता हूँ, जो कमियाँ थी उसकी वजह से, और अरविंद शर्मा ने आके अपने हल्के को डमाला नहीं, न धन्यवादी दौरा करने पाए न बाद में। ये ज़रूर है, अरविंद शर्मा जी ने कोसली में रेलों का ठहराव किया, 6-7 ट्रेनों का ठहराव किया, और नवीनीकरण पे भी आए हैं, लेकिन वो रेलवे स्टेशन तक समझ रहेगी। कभी ऐसा हुआ डॉक्टर साहब आपका
डॉक्टर अरविंद शर्मा से कोई पर्सनली सरोकार हुआ हो? क्योंकि मैं बाकी विधानसभा में देखता हूं तो ये बात वहां पे भी है, आए नहीं, ये बात भी निकल के सामने आती है कि जो ग्रांट बोली है वो ग्रांट भी वो नहीं दी। कभी ऐसा पर्सनली आपका आमना सामना हुआ कि आपको ये लगा कि नहीं गलती हुई है ये? तो मैं 4 साल में अरविंद शर्मा से करीबन 100 बार मिला हूँ जी। और ऐसा नहीं है कि हर बार उसने मेरा तिरस्कार किया हो, उसने काम भी किए, छोटे माइनर में किए। मैं खुल पे बताता हूँ अलाउद साहब, एक बार कोई अनाथ मतलब गरीब बच्चे थे, उनका केंद्रीय स्कूल में एडमिशन था, अरविंद शर्मा ने तुरंत अपने कोटे से कार्ड दे दिए थे, लेकिन उनको वो डिमांड नहीं पाया। दूसरी बात, जैसे इनके रिश्तेदारों समेत इलेक्शनों के अंदर काफ़ी जगह ग्रांट बोली गई और बाद में भी बोली गई कि रिश्तेदार जाते थे, भाई अरविंद शर्मा जी नहीं आ रहे, मैं आ गया, जैसे आपकी जगह दूसरा भाई आ जाए, वो ग्रांटें पूरी नहीं कर पाए। तीसरा कारण ये था कि जब अहीरवाल के अंदर एक बाजरा मुख्य फसल होती है, जब बाजरा की खरीद बंद की गई तब भी अरविंद शर्मा के पास लोग गए थे। अरविंद शर्मा से दूरभाष के द्वारा भी बात हुई थी, विधायक जी का फोन बंद था, अरविंद शर्मा ने ये कहा कि मेरी नहीं चलती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो उसका टर्निंग पॉइंट हो गया जी। उसी समय किसान आंदोलनों का था, दोनों टीम इकट्ठी हुई, एक प्रचार हुआ, बाद में वो बाजरा खरीदा भी गया, लेकिन अरविंद शर्मा उसका क्राइट भी नहीं ले सका, नहीं वो खुलवा सके। अगर राव साहब इंद्रजीत जी आते हैं तो उसके बाद ये एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वो आते हैं तो कोसली फिर क्या करेगी? देखो परवीन अलावत जी, राव साहब पिछले बार भी नहीं आए थे, तो बीजेपी को ये घमंड था कि बगैर राव भी हम डगर पार कर सकते हैं, और अगर राव आते हैं तो अरविंद शर्मा की डगर काफ़ी आसान हो जाती है। प्रभाव रखते हैं वो इतना? अहीरवाल के कोसली क्षेत्र में राव साहब इतना प्रभाव रखते हैं कि वो एक एमएलए को अपनी मर्जी से बना लेते हैं, और 3 लोकसभाएं राव साहब की हैं जिसमें उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक में। रोहतक का टर्निंग पॉइंट राव इंद्रजीत जी। नामांकन में नहीं आए, ये भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है अभी तक। अरविंद शर्मा की नामांकन में नहीं आए। अरविंद शर्मा जी ने, राव साहब ने एक पाटौदा में रैली की थी, ये इसके केंद्रीय मंत्री थे, रोहतक लोकसभा का गाँव था जी, बादली विधानसभा का। धनखड़ साहब मंच पे थे वहाँ, धनखड़ साहब मंच पे थे, तो अरविंद शर्मा का निमंत्रण कार्ड नहीं था। इन्होंने कभी राव साहब को तवज्जो नहीं दी 5 साल में जी। अहीरवाल की जनता से हम रूबरू हुए हैं, हमारे डोर टू डोर जाने वाले बंदे हैं, ये भी कहा गया था कि अगर आप कोसी नहीं आ सकते हो तो सोमवार को राव का दरबार लगता है, वहाँ जाने लग जाओ। इन्होंने कहा कि मैं 4 बार का MP हूँ, उससे तो मैं काफ़ी ऊंचा लेवल पर रखता हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रातों रात ये कोसली में रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन करने आए थे, रातों रात इन्होंने JP नड्डा जी से कहाँ से बात की और यहाँ का इन्विटेशन भिजवाया और वो आए, लेकिन वो उस मन से नहीं आया था भी अलावा जी दूसरे आदमी आ जाएं तो चाय पिलाई जाएगी, लेकिन मन नहीं जुड़ा। क्या डॉक्टर साहब आपको ये लगता है कि जो अहीरवाल का वोटर है वो काफ़ी सेंटिमेंटल है, अगर जिसके साथ जुड़ता है तो वो बेहद उम्मीदें भी रखता है, इमोशनल वोट बैंक ये कह सकते हैं, जिसका साथ देता है, खुल के साथ देता है, अगर किसी की मान लो दरी बिल्कुल हटानी है ना तो पूरी तरह सरकाई देता है, क्या ऐसा ही है? अहीरवाल एक कृषि प्रधान और सैनिक बाहुल्य है। हाँ जी। और सैनिक बाहुल्य होने के कारण इन्होंने मोदी को भी चुना था, अपना लिया था। उसके साथ साथ अहीरवाल में राव इंद्रजीत की चलती है। मोदी जी ने राव इंद्रजीत को डाउन करने के लिए उनको छोटा मंत्रालय दिया और दूसरे नेताओं को ऊपर उठाने की कोशिश की गई, जिस अहीरवाल की जनता में ये गया कि ये राव इंद्रजीत को डाउन करना चाहता है। उसके पीछे जनता है, जनता ने ही उसको डांट रखा है। इसलिए ये मानो कि जब तक वो नहीं कहेगा तो ये मैं जो 25,000 की कह रहा हूँ ना जी, इंद्रजीत नहीं आए तो नू सोच लो अरविंद शर्मा 8 से 10,000 हार भी सकता है, हार भी सकते हैं। ये एक इतना बेहतरीन हल्का जो निर्णायक साबित हुआ पिछली बार हार और जीत में, अरविंद शर्मा उसको क्यों नहीं संभाल पाया आखिर? क्या वो मजबूती को नहीं भाप पाए या वो ये सोच गए हर बार मोदी लहर से ही वोटें आती रहेंगी? अरविंद शर्मा जी ने जब सोनीपत से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मैं जब से जानता हूँ, जीत गए, फिर करनाल से जीते, फिर सोनीपत से जीते, रोहतक से भी उन्होंने एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कुर्सी का निशान था, भूपेंद्र हुड्डा को हराया था जी, कैप्टन इंद्रजीत बने थे। अरविंद शर्मा ये समझ रहे थे कि तेरी टिकट तो हरियाणा में हवाई जहाज द्वारा कहीं से भी आ जाएगी, किसी पार्टी से भी ले लेना, और नए क्षेत्र में जाने के बाद पुराने क्षेत्रों की गारंटी के ऊपर जीत जाते हैं कि हमने उस
अच्छे तरह में ये किया कि लोग वहाँ तक तो जाते नहीं, जी। और उनका प्रचार करके सोचा था कि मुझे कहीं दूसरी जगह से लड़ाया जाएगा और मैं आराम से जीत जाऊंगा। एक भावात्मक और भाग्य का नहीं होता है कि सीट बदलते ही जीतता है, इसको दूसरी जगह सीट देते हैं, आराम से जीतता है। देखिए, कुछ लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि जैसे जगदीश यादव जी आ गए, अभी कुछ ही दिनों पहले रामफल कौशलिया हैं वो भी आए थे, तो लोग ये मानते हैं कि इनके साथ वोट बैंक चला गया, या दीपेंद्र की तरफ आम वोटर है एक आकर्षित भी हुआ है, या उन्हीं का प्रभाव है? नहीं, तो जगदीश यादव जी से कोई फर्क पड़ा जी। जगदीश यादव जी ने अपनी वोट मिल सकती हैं 28 से 30 हज़ार जी, वो कन्वर्ट 2 से 3 हज़ार कर सकता है। रामफल कौशलिया जी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको 15,000 वोट मिली थी सिर्फ कौशलिया होने के नाते। कोसली में कौशलिया गोत्र बहुत बड़ा गांव है जी, और सिंपैथी होती है। कल आप अलावत आ जाएं तो अलावत दूर से कहे मेरा अलावत आ गया होता है ये तो। हाँ, तो कौशलिया गोत्र के कारण उसको 15,000 आ गई थी जी, न जे उसका कोई अपना जनार्दनक। वो भी माफ़ी चाहता हूँ कि सरेआम तो अच्छा नहीं होता, लेकिन कल परसों वो कुछ लोगों को ज्वाइन करना चाहते थे कि ये जेजेपी छोड़कर मेरे रिश्तेदार हैं, उनमें से 12 के नाम बोले थे, 3 ही पाए थे, 9 गायब हो गए थे। तो ये सिंपैथी इसीलिए कि अरविंद शर्मा ने स्वयं नाराज किए हैं। अरविंद शर्मा अपनी गलतियां नहीं करता तो अरविंद शर्मा को कोसली कभी नहीं हराती। तो आसान लग रहा है दीपेंद्र का चुनाव आपको? आसान तो जी ऐसे लग रहा है, ये 2 काम में है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि दीपेंद्र के दौरों में भारी उम्मीदवार हर गांव में, किसी भी विधानसभा में भारी जो साथ आने वालों को दूर कर देगा, दीपेंद्र हुड्डा को कोई हरा ही नहीं सकता। ये भी सुनने में आया कि दीपेंद्र से दूर कोसली का क्षेत्र इसलिए हुआ कि नौकरियों के ठेकेदार कुछ उस वक्त होते थे, क्या सच्चाई है इन बातों में? नहीं, लोग नाराज हुए उससे। दीपेंद्र ने कोसली में काफ़ी नौकरियां दी गई थी जी, पारदर्शी तरीके से थी। देखो 90% पारदर्शी थी, 10% तो जी होता है राजनीति का जी। पक्ष विपक्ष कोई किसी के ऊपर लाछन लगा दे। परेशानी कहाँ हुई जी? जाट आरक्षण, हाँ, कोसली झज्जर से लगता हुआ पहला हल्का है, हाँ, और 2 बिरादरियों का एक डिफरेंस है। इधर जाट आरक्षण था तो जाटों के गांव थे, इधर कोसली अहीरों के गांव थे जी, उनकी रिश्तेदारियां ज़्यादा हैं। हाँ, मेन मुद्दा जाट आरक्षण था, और कुछ ऐसा हुआ था कि जो बड़ी पोस्टेड थी, हाँ, उनमें मोस्टली एक बिरादरी के लगाए गए थे जी, उनसे कुछ लोग नाराज हुए थे। और ठेकेदारी प्रथा 10% 15% तो जी कितनी भी साफ ईमानदारी, जज कोर्टों में भी 10-15% का कोई वो वैल्यू नहीं होती, बाकी 90% पारदर्शिता थी। तो ये मानता है कोसली कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा काम भी करते हैं, शराफत भी है, क्या इस चीज़ को महसूस करते हैं? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के लिए, जो दीपेंद्र हुड्डा का वोटर भी नहीं है ना, हाँ, वो भी ये कहता है भाई मुख्यमंत्री के छोरे बतेरे देखे, कुलदीप भी, अभय भी, सुरेंद्र भी, उनमें से दीपेंद्र हुड्डा शरीफ है, शराफत है और काम का करने वाला भी है। हाँ, ये है जी, शोर मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर काफ़ी वैसे दर्शक समझ गए होंगे कि अगर राव इंद्रजीत जी का आपने उदाहरण के तौर पर काफ़ी बातें समझाई, अगर नहीं आते हैं समर्थन में तो जीत भी सकते हैं दीपेंद्र, माना जाए ये 7-8 से? हाँ, राव साहब नहीं आए तो झज्जर के 17-18 गांव और बादली के गांव हैं। हाँ जी, बादली में जिसमें हमारी काफ़ी वोटों का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, और कोसली के समझो 88 से 89 गांव है। हाँ, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 25,000 का जो डिफरेंस, हाँ, ये इसीलिए है कि राव का वोट जो पर्सनल है वो चुप है जी, साइलेंट है, साइलेंट है। राव नहीं आए तो ये दीपेंद्र के जाएंगे। क्या लगता है, आएंगे नहीं आएंगे? देखो पिछले चुनाव के अनुसार तो ऐसा लगता है नहीं आएंगे, और उनकी अपनी भी खटास है, लेकिन पार्टी हाईकमान का भाई कोई प्रेशर आ भी जाए तो फिर उनके भाषण के ऊपर डिपेंड। हाँ, जैसे जज्जर के खेड़ी खातीवास का मुझे एक बार याद है, डॉक्टर राकेश जज्जर से लड़ रहे थे, मैं उस रैली में था जी। तो काफ़ी बड़ी बात कह गए थे, तो उसी वक्त अंदाजा लगा लिया ये कि कह दिया था भाई ये मेरा तो बबलू था कैंडिडेट, ये लिया है टिकट बीजेपी की, अरे भाई तुम देख लियो, मैं तो जानता नहीं, वोट बीजेपी ने दे दियो। हाँ, इस चीज़ के लिए खड़े हैं वो। हाँ, धनखड़ साहब के लिए पाटो दम कह दिया गया था। हाँ, राव साहब ने तो रामविलास शर्मा को कराया। जब मैं माफ़ी चाहता हूँ आउट एरिया का जी, एक गांव है मेघनवास खेड़ा चौक पे, तो हाई कमान ने स्टार प्रचार में भेज दिया, रामविलास को जिता के लाओ। तो राव साहब बोला भाई देखो मैं रामविलास शर्मा जी से मिलने के लिए आया था, फ़ोन किया, बोला आ जाओ 1 घंटे में। मैं महेंद्रगढ़ आ गया, मैं 1 घंटा बैठा रहा, बोला मैं 1 घंटे में आया, फिर 1 घंटे बाद से फ़ोन किया,
बोला मैं चंडीगढ़। भाई मेरे तो मिलने में 2.5 घंटे लग गया था, बाकी बीजेपी के उम्मीदवार से जिता दी। और रामविलास शर्मा जी पा पकड़ते अंडे से बोले जाए। धर्मवीर सिंह भी परेशान हैं अब की बार तो, और अगर राव इंद्रजीत नहीं आए तो राव दान सिंह वहाँ से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नहीं, धर्मवीर और राव इंद्रजीत की राम लखन की जोड़ी है। और आएंगे। राव इंद्रजीत ने घोषणा कर दी 13 तारीख को वो सभा करेंगे। 4 तारीख का नायब सैनी जी ने और इन्होंने अचानक प्रोग्राम कर दिया था कि आज फार्म भरो, वहाँ से बेरा आया था 5 को भरना आप। तो उनके ऑलरेडी प्रोग्राम थी, इसलिए उन्होंने कल परसों हमने वीडियो देखी है कि मैं 13 को आ रहा हूँ जी। धर्मवीर की सिंह का तो जी ऐसा है, अगर राव इंद्रजीत जी नहीं आते हैं तो धर्मवीर जी सिंह का डगर डगर नहीं, बिल्कुल बेकार काम है। धर्मवीर का चुनाव राव इंद्रजीत है जी। ये श्योर है। शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। तो डॉक्टर साहब थे, और कोसली की नब्ज जो टटोलने की हमने कोशिश की है, पूरा खुलकर है डॉक्टर साहब ने सारी बातें बताई हैं कि कोसली का क्या रुझान है, वो अब की बार है वो रहने वाला है। और डॉक्टर साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्येक गांव में उनकी टीम है और प्रत्येक गांव का पूरा डाटा और पूरा हाल है वो रखते हैं, पूरा आंकड़ों सहित है वो रखते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ से लगभग साफ हो गया है कि कोसली विधानसभा का रुझान अभी क्या है। लेकिन एक चीज़ जब तक वोटिंग नहीं होती उससे पहले दिन तक है, वो एक सवालिया निशान वो जरूर रहेगा कि राव इंद्रजीत आखिरकार क्या फैसला है वो ले पाएंगे। शुक्रिया।